तो हमारे 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है सर। तो हमने जाना मिट्टी के बारे में, पुरातत्व के बारे में और बहुत सारी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी हमने जाना। तो अब हम थोड़ा सा और सीरियस कन्वर्सेशन की तरफ बढ़ेंगे और इस एपिसोड का नाम है सच, विश्वास और टकराव। आपको सुनने में ही सॉरी सॉरी मुझे हंसी आ रही है, बट ये ज्यादा ही टकराव वाला एपिसोड है। एंड मैं व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। एंड ये चीज याद रखना, मैंने पहले के एपिसोडों में ना पर्सपेक्टिव की बात और रियलिटीज की करी थी। प्लीज मुझे गाली देने के पहले वो थोड़ा याद करके सब करना। शुरू करिए सर, सॉरी। तो हम पहले प्रश्न पे आते हैं सर। जब कोई एस्टेब्लिश्ड बिलीफ साइंटिफिक एविडेंस से मैच नहीं करता तो पहला रिएक्शन क्या होता है? तो मतलब ये निर्भर करता है कि रिएक्ट कौन कर रहा है। पहली बात तो कि वो जो रिएक्ट कर रहा है वो प्रथाओं और बिलीफ्स की ओर ज्यादा इंक्लाइंड है, या जो प्योर साइंटिफिक टेम्पर की तरफ इंक्लाइंड है। जी। अगर जो मैं अपना उदाहरण लूं तो अभी तक काफी ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं थे मेरे जो आर्कियोलॉजी में आके चैलेंज हुए हैं। बट मैं लकी रहा हूं कि मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे समझाया कि इट्स ओके एंड लाइफ गोज ऑन, नथिंग इज ब्लैक एंड वाइट, बिल्कुल। ग्रे एरिया बहुत होता है। एंड हमेशा हमें ये हमेशा याद रखना है कि जो भी हमारे बिलीफ्स हैं, जो भी हमारे दृष्टिकोण हैं, वो हमें शेप कर रही हैं, क्योंकि हमारे अनुभवों के वजह से, हमारी परवरिश के वजह से, हम कहाँ पैदा हुए हैं, किन हालातों के थ्रू गुजरे हैं। बिल्कुल। तो ये हमेशा चेंज होती रहेंगी एंड इसी को जिंदगी कहते हैं, राइट। जी। तो दूसरे प्रश्न पे आते हैं डॉक्टर साहब। क्या आर्कियोलॉजी कभी अनकंफर्टेबल ट्रूथ को सामने लाती है? बहुत बार, मतलब जस्ट लाइक एनी अदर साइंस, आर्कियोलॉजी भी एक साइंस है जहाँ पे पुराने फाइंडिंग्स या पुराने थियरीज या पुराने कंक्लूजन्स को नए सिरे से देखा जाता है, परखा जाता है। जी। और मतलब और यही हमारे नॉलेज सिस्टम को बिल्ड करता है। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा कि मैंने पिछले एपिसोडों में बात करी थी कि हमारे मेरी एक प्रोफेसर हैं शांति पप्पू मैम, जिन्होंने तमिलनाडु में अतिरमपक्कम एक साइट ढूंढी जी। जी। जिसने जी। इंडिया की एंटिक्विटी ऑलमोस्ट 2 मिलियन ईयर्स कर दी थी। जी। एंड शांति मैम ने हमेशा मुझे बोला कि जब वो पहले सोचा जाता था कि स्टोन टूल मिला मतलब साइट है, पहले साइट को कैसे नापा जाता था कि क्या ये फैक्ट्री साइट है, क्या ये ऐसी साइट है। पर जब उन लोगों ने और रिसर्च करा, स्टोन टूल टेक्नोलॉजी को और उन्होंने सीखा, परखा, एक्सपीरियंस किया, तो एक्सकवेशन से इनको ये और चीजें लाइट पे आई जो कई पुराने बिलीव्स को चैलेंज करती थी। जी। पर अब अगेन, क्या सब लोग उनके थियरीज से सहमत हैं या सब नहीं हैं, वो एक डिबेट है। बिल्कुल। और मैं सच बोलूं तो आप सब एज अ साइंटिस्ट, एज एन आर्कियोलॉजिस्ट, मैं या कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट सबको खुश नहीं कर सकता। जी। एंड हमारा काम भी नहीं है सबको खुश बिल्कुल। करना, राइट। सो अ गुड आर्कियोलॉजिस्ट वुड ऑलवेज give precedence to material culture and scientific research methodology over anything else। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। जी। तो तीसरे प्रश्न पे आते हैं डॉक्टर साहब। क्या किसी डिस्कवरी के बाद लोगों की भावनाएं आहत भी होती हैं? उस स्थिति को कैसे हैंडल किया जाता है?
सॉरी, मतलब मेरे पास अभी हँसने के अलावा कोई और चारा है नहीं, क्योंकि ये रोज़ होता है हमारे फ़ील्ड में कि बहुत बार जैसे साइंटिफिक रिसर्च के नाम पे आपने किसी पीरियड में उत्खनन किए गए बर्तनों का रिसर्च किया। अब उस रिसर्च में आपने और अंदरूनी रिसर्च किया जिसमें आपने केमिकल एनालिसिस किया, लिपिड रेसिड्यू एनालिसिस किया, सब किया, और पता चलता है कि उस पीरियड के रहन-सहन, खान-पान कुछ ऐसे थे जो आज के हमारे लोगों के साथ सहमति नहीं नहीं है, बनती। कुछ कुछ वर्गों के साथ उसकी सहमति नहीं है। तो उन वर्गों को बुरा तो लगता ही है, पर क्या हम एज़ आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा रिसर्च करना बंद करें या ना करें? कि या ऐसा रिसर्च आए तो उसको किस तरह से हम दर्शाएँ, कम्युनिकेट करें? क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, पता है प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए नहीं होती हैं कि पुराने ज़माने में कुछ होता था और आज कुछ हो रहा है। हुँ, प्रॉब्लमें तब होती हैं जब इस कड़ी को ढंग से जोड़ा नहीं जाता, इसको ढंग से कम्युनिकेट नहीं किया जाता। हुँ, तो कम्युनिकेट करने के बहुत तरीके होते हैं और मोटिवेशन होते हैं, जो कुछ बोल रहा है या बोल रही है, लाइक आई सेड बिफोर यू स्टडी हिस्ट्री, स्टडी द हिस्टोरियन। बिल्कुल, उनके उनके अपने क्या मोटिवेशंस हैं, दृष्टिकोण हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल आर्कियोलॉजी ऑन अ डेली बेसिस सबको खुश नहीं कर रहा, कुछ लोगों को खुश कर रहा है। एंड एक पिक्चर आई थी अमोल पालेकर की, आई थिंक 10,000 या 10,000 ऐसे करके जी5 पे। उसमें अमोल पालेकर एक लॉयर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा डायलॉग बोला था, फैक्ट्स आर नोबडीज फ्रेंड्स। हुँ, अ फैक्ट टुडे can be in favor of you, but a fact tomorrow, the same fact can be against you, हुँ, right? So या मतलब मैं पिक्चरों की एनालॉजी यूज कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा लोग आइडेंटिफाई कर पाए। ये मेरा तरीका है कम्युनिकेट करने का। बिल्कुल। मैं चाहता तो नाम वाम ले सकता था, पर वो ठीक नहीं है, जी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, पर जो मैं बोल रहा हूँ उसको डाइजेस्ट जो कर रहे हैं, उनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल्कुल। सो वो ये सब चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। जी। डॉक्टर साहब कैसे लग रहे हैं आपको प्रश्न, आज के प्रश्न कैसे लग रहे हैं बस आपको? मैं ये चाहता हूँ कि आर्कियोलॉजी को मेरे ही नज़रिए से ना देखा जाए, और देखा जाता भी नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। पर मैं जो कह रहा हूँ, मैं सिर्फ़ अपने अनुभवों के तौर पे कह सकता हूँ। और मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के नाते मेरा काम है आर्कियोलॉजी को जितना हो सके उतना अच्छी तरह दर्शकों तक ले जाना, जी। उनसे कुछ छिपाना नहीं। जो मैं छिपा रहा हूँ वो इसलिए छिपा रहा हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। चलिए, अब छुपाने की आपने बात की, इस पे चौथा प्रश्न मेरा इसी पे है। क्या आपको कभी किसी सच्चाई को सामने लाने में रेजिस्टेंस महसूस हुआ है? बहुत बार, बहुत बार। मतलब आपने कुछ खोज की तो वो आप बता नहीं सकते आगे, या? मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे समय हुए हैं कि मेरे परिवार वालों को समझाने में मेरा दिवाला निकल गया हो, कि जैसे हमारे जो बुजुर्ग होते हैं जी। वो किसी चीज में मानते हैं। अब आर्कियोलॉजिकली अगर जो मैं बोलूं कि हमें अभी तक इसका एविडेंस नहीं मिला है, तो मुझे थप्पड़ भी पड़े हैं। अब ये तो मतलब मेरे ही बुजुर्गों ने हालत मेरी ये करी है, तो मैं जी। समझाऊं कि मतलब क्या है कि ये जो ये जो रेखा है ना बिटवीन बिलीफ्स, कल्चर, रिलीजन, ये रेखा धीरे धीरे गायब हो रही है, मिटाई जा रही है, मिट रही है, हम्म। मिटाई भी जा रही है। और इस रेखा का संतुलन बनाना, मैं ये समझूं कि आर्कियोलॉजी के हमारे सब्जेक्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा बैगेज है। एंड इस नॉलेज को हर कोई आर्कियोलॉजिस्ट सेम तरह से इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल। जैसे 5 उंगलियां सेम नहीं है, 5 आर्कियोलॉजिस्ट भी सेम नहीं है। जी।
तो एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू दैट इंडिविजुअल, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप कम्युनिकेट कैसे करते हो, आपके मोटिवेशंस क्या हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं, वो आपको डिफाइन करते हैं। एंड मैं कंट्रोवर्सी अवॉइड भी कर रहा हूँ, पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कंट्रोवर्सीज होती हैं, जी एंड जो आप प्रश्न पूछ रहे हो वो ज़रूरी हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बलि का बकरा बन जाऊँ, और मैं इसीलिए थोड़ा डिप्लोमैटिकली आंसर दे रहा हूँ, बट मैं उस तरह से दे रहा हूँ कि जो सुनने वाले हैं उनको आइडिया तो होगा समझ आ कि जाए कि किस तथ्य हाँ, के बारे में, क्या क्योंकि साक्ष्य एट द के एंड बारे ऑफ द डे मुझे भी सर्वाइव करना है, मुझे पंगे नहीं लेने। में। जी, मैं आशा करता हूं कि आपके घर वाले समझें जो आप बताना चाह रहे हैं इस सीरीज के माध्यम से। 10 साल हो गए अभी तो। तो अब हम परंपराओं पे आ जाते हैं डॉक्टर साहब। पांचवा प्रश्न है मेरा, क्या मौखिक परंपराएं जो ओरल ट्रेडिशन है हमारे, वो कितने रिलेटेबल सोर्सेज माना जाए उनको, अगर हम हिस्ट्री या इसके बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में बात करें तो? अगर उम, ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा प्रश्न है, क्योंकि हमें वेस्टर्न स्कॉलरशिप ने इंडियन स्कॉलरशिप को ज़्यादातर क्रिटिसाइज़ किया है, निंदा की है, क्योंकि इंडियन स्कॉलरशिप लिखित रूप से चीज़ें रिकॉर्ड कम किया करती थी। हम्म पर जैसे बहुत लोग कहते हैं कल्हन की राज तरंगिनी, या कहीं पे कोई और जो नेटिव लोगों ने लिखी, पर उसके सामने बी इट मेगास्थनीज ले लो, या आप ह्यूइंग सांग ले लो, या आप कोई भी ट्रैवलर ले लो, हम्म थ्रू आउट द पीरियड्स उनके ज़्यादा ट्रैवलर अकाउंट्स हमें मिले हैं। पर लोग ये नहीं समझ रहे कि हिंदुस्तान में आज भी मौखिक परंपरा या ओरल ट्रेडिशन, या जिसको हम फोक कल्चर कहते हैं, जी, इंडिया को फोक कल्चर इंडिया का एसेंस है, और जो वो जिंदा है और कहीं ना वो कहीं। ही और वो ही हमारी पहचान है। अब वो अलग चीज है कि क्योंकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते जाते उसमें एडिशंस आते हैं, हम उनको इंटरपोलेशन कहते हैं। और कितना वो रियल हाँ, जो कि है वो प्रिजर्व हो पाया। एग्जैक्टली, एंड प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब मौखिक परंपरा एक पीरियड के बाद लिखित में आ जाती है, और उस लिखित परंपरा को फाइनल माना जाता है, हम्म और दूसरी मौखिक परंपराओं को सबसर्विएंट माना जाता है। तो ये देखो, ये क्लैश तो है, हम्म पर इसका मतलब ये नहीं है कि एज एन आर्कियोलॉजिस्ट मुझे हर एक परंपरा, हर एक ट्रेडिशन को स्टडी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कल्चर्स ऐसे हैं इंडिया में जो आज भी ओरल ट्रेडिशन के बलबूते पे ही अपना नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं। और अगर बिल्कुल। जो मैंने ओरल ट्रेडिशन को नेग्लेक्ट किया, तो मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज सिस्टम को कंप्लीटली हटाने वाले काम करूंगा, विच इज अनएथिकल, विच इज नॉट इमोरल। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम मौखिक परंपरा का इस्तेमाल करते हैं अपने कंक्लूजन्स पे अराइव करने के लिए वगैरह, तो इनका भी एक स्किल होता है कि हम्म आपको एक परंपरा में से कितनी चीजों को कैसे परखना है, कैसे स्टडी करना है, जी, जो स्किल शायद सब में ना हो। तो मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर साहब। जैसे मैं हिमाचल से हूं ना, तो हमारे लोक गीत बहुत पुराने पुराने हैं। तो पर उनका एक पैटर्न है। जैसे शादियों में आप जाएंगे तो काफी कम महिलाएं या बुजुर्ग हमारे बोल सकते हैं जो इस कल्चर को कैरी कर रहे हैं। जो नई जनरेशन है ना, उन्हें वो सीखना है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद उन्हें उसके मायने भी नहीं मालूम है क्या है। तो ये आने वाले टाइम में ना, ये कल्चर और ये जो हमारा ओरल ट्रेडिशन, जो फोक हमारा है, वो शायद गायब हो जाएगा। जो हम प्रिजर्व भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इस लैंग्वेज में है जो, मतलब मैं एज ए हिमाचली मुझे भी समझ नहीं आएगा कि वो किस तथ्य या किस लैंग्वेज में वो चीज बोली जा रही है। तो इसे बचाना बहुत जरूरी है अगर हम अपने एंसेस्ट्रल नॉलेज को रखना चाहते हैं या बिल्कुल, प्रिजर्व करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली।
वो सिर्फ आर्कियोलॉजिकली ही नहीं, एक सांस्कृतिकली, मतलब एक संस्कृति के लिए भी बहुत मतलब जरूरी है। ये बल्कि आर्कियोलॉजी कोशिश करता है, पर ओरल ट्रेडिशन आर्कियोलॉजी से ज़्यादा एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल ट्रेडिशंस, जी म्यूज़िक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसमें ज़्यादा प्रिज़र्व होता है। जी एंड ये ना सिर्फ आर्कियोलॉजी या सिर्फ फाइन आर्ट्स या सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स अकेले नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये एक होलिस्टिक वेल राउंडेड अप्रोच होना चाहिए, जैसे यूनेस्को ने स्टार्ट जी। किया है टैंजिबल हेरिटेज, हम्म नेचुरल हेरिटेज, इनटैंजिबल हम्म हेरिटेज। तो ऐसे अलग-अलग आई वुड से स्टेप्स लिए जाने चाहिए। कोशिश हो रही है बचाने की। मतलब हाँ, हो रही है, कई संस्थाएँ कोशिश कर रही हैं, पर और होना चाहिए, वरना जी द रेट एट व्हिच इट इज़ वैनिशिंग, the rate at which work is being done to protect it is very big. बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी इस चीज से। तो डॉक्टर साहब, हम छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या हर सोच को पब्लिक तक पहुंचाना जरूरी होता है? क्या कुछ चीजें समय के साथ ही सामने आनी चाहिए? यार तुम ना मतलब मरवा के छोड़ोगे मुझे। आ, सो क्या हर सोच को पब्लिक के सामने आना चाहिए? अब इसमें मैं पहले फोकस करना चाहूँगा पब्लिक, कि ये जो पब्लिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है? उनकी सोच विचार, विचारधारा क्या है? उनकी फितरत क्या है? राइट? हम्म अब आप एक सेंटेंस एक स्कूल में बोलो वर्सेस वही सेंटेंस आप किसी गांव के पंचायत इलेक्शन में बोलो, वर्सेस आप वही सेंटेंस इस पॉडकास्ट में या इस इंटरव्यू में बोलो, तो इसका प्रभाव तीनों ऑडियंस के बैकग्राउंड, मोटिवेशंस, इंटेंशंस के हिसाब से पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या हर आर्कियोलॉजिकल खोज, सोच पब्लिक के सामने आनी चाहिए? इसका आंसर हालात को मद्देनजर रखते हुए ही मैं कहूँगा, बिकॉज समटाइम्स ignorance is bliss, sometimes maybe people are not ready to hear what you want to say, हम्म, and sometimes maybe you can be wrong. पर आती तो है, अभी नहीं आएगी तो शायद बाद में आएगी। मतलब वही है कि लोग कहते हैं ना, जब समय सही होता है सब सब थिंग्स फॉल इनटू प्लेसेस, बट बिल्कुल। वही है कि और अंग्रेजी में एक और वो कहावत है, नॉलेज इज पावर, राइट? नाउ आपको अगर जो कुछ नॉलेज है जो मतलब हवा का रुख बदल सकती है, तो अब आप पे निर्भर करता है कि आप उस नॉलेज का कैसा इस्तेमाल करना चाहते हो। बिल्कुल। अब अगर जो कोई फैक्ट सोसाइटी में विकास ला रहा है वर्सेस कोई फैक्ट सोसाइटी में तनाव ला रहा है, तो आप उस फैक्ट को कैसे मतलब उसकी तुलना आप कैसे करोगे व्हेन इट कम्स टू सेइंग इट राइट नाउ और नॉट सेइंग इट एट ऑल? क्योंकि आप जैसे हमेशा देखते हो कि बहुत बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट के जो ये रिकॉर्ड्स होते हैं, रिडैक्टेड रिकॉर्ड्स होते हैं, सब चीज इंडियन गवर्नमेंट अगर जो बाहर लाने लग गई, तो इंडियन केओस गवर्नमेंट को पता है पैदा ना हो। कि जनता इसको कैसे लेगी। क्या हर एक जनता इसको अच्छे तरह से लेगी या बुरे तरह से लेगी? मतलब वो तथ्यों को तथ्यों की तरह ना लेकर इमोशनली ले सकते हैं, एग्जैक्टली या exactly. कई क्योंकि और सी मायने में ले एक सकते बार हैं। जो बात निकल गई वो वापस तो नहीं ली जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। पर अब सामने वाले को कैसे वो हिट कर रही है, अब उसका कंट्रोल तो कोई नहीं कर सकता ना। बिल्कुल। तो अगर जो आपको पता है कि कोई फैक्ट विल लीड टू सर्टेन नेगेटिव इम्प्लीकेशंस, तो आपको थोड़ा जांच परख के ही फूक फूक के कदम लेने चाहिए। जी। तो इस एपिसोड के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं डॉक्टर साहब। तो क्या आर्कियोलॉजिस्ट को न्यूट्रल रहना पड़ता है, या कभी पर्सनल बिलीफ भी आपको इम्पैक्ट करते हैं? साइंटिफिकली, आइडियली, एथिकली एक आर्कियोलॉजिस्ट का काम है फैक्ट्स और एविडेंस पे फोकस करना।
पर हर एक आर्कियोलॉजिस्ट इंसान है। बिल्कुल। तो कब भावुक हो जाए, कब इमोशनली अटैच हो जाए किसी रिसर्च के साथ या आउटकम के साथ, उसका हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट को आप ह्यूमन टेंडेंसी से अलग नहीं रख सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। वो तो रोबोट्स तो नहीं है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस। और आपने आज जितने क्वेश्चन पूछे हैं, वो as a human, probably I would give some other answer, but as an archaeologist, I want to give some other answer. तो वो कॉन्फ्लिक्ट आज के प्रश्नों में मेरे दिमाग में भी था कि मैं कैसे बोलूं कि मैं आर्कियोलॉजी फील्ड को ऊपर का दर्जा दूं, उसको मेलाइन ना करूं, पर मैं ह्यूमन टेंडेंसी को भी रिस्पेक्ट करूं। तो आज के प्रश्नों ने मेरे अंदर ही वो ऐसा, जैसे आपने बोला ना, तनाव और टकराव, तो आज के एपिसोड ने मेरे अंदर ही वो टकराव क्रिएट किया, विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज ये प्रश्न पूछने जरूरी हैं। जो मैं तो बच्चा हूं, मैं तो अभी क्या ही जानूं, पर ये प्रश्न आर्कियोलॉजी फ्रेटर्निटी से पूछे जाने चाहिए। एंड या लेट्स सी। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, सच, विकास और टकराव। काफी टकराव हुआ डॉक्टर साहब आपको मेंटली, आज तो वाट अपना लगा दी। काम के लिए, और मनोवैज्ञानिक, और मतलब दोनों उसमें आपके लिए भी एक वो था विषय टकराव का, कि अपने काम को ऊपर रखें या जो परवरिश और जो हमने चीजें बचपन से सीखी हैं उनको ऊपर रखें। तो ये शायद सबकी जिंदगी में है हमारे उसमें। तो और भी आर्कियोलॉजी के बारे में हम तथ्य जानेंगे डॉक्टर कुश जी से। और आपको हमेशा पता है, मैं बोलता हूं, आप अपने प्रश्नों को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं और हम आपके प्रश्नों के जल्द ही उत्तर देंगे। और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।